ठीक है, देखो तो कल जो है हम लोग पढ़ लिए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें क्या रिलेशन होता है, और उसमें हम लोग देखे हुए थे कि जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग पढ़े हुए थे कि आता है E नॉट इक्वल टू 2.303, ठीक है, RT बाई NF, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग, और अगर हम जेनियल सेल का बात करें तो ऊपर में हो जाएगा तुमको Zn2 प्लस और नीचे में हो जाएगा Cu2 प्लस, या सिंपली इसको हम K भी लिख सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम आ गया है। और पिछले क्लास में देखे थे तो अच्छे से इक्विलिब्रियम के समय जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, K या Kc बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 RT बाई NF लॉग Kc, यही था E नॉट का वैल्यू। अब देखो जनरली इस पर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड तो क्या नीट और मेंस में भी इस पर क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये आ सकता है लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का नहीं आता है। अब यहाँ से हम चाहें अगर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये जाकर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तुमको हो जाएगा, अगर हम देखें तो लॉग Kc बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया E नॉट NF बाई ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा तुमको 2.303 RT। तो मतलब E नॉट दिया है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, F क्या है फैराडे चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसको फैराडे चार्ज कहते हैं जो कि 96500 कूलम पर मोल होता है, कल बताए थे। ये हो गया तो गैस कांस्टेंट और ये हो गया टेम्परेचर। तो अगर ये सब दिया हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो अभी लॉग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। जब लॉग इधर जाता है तो हो जाता है एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा तुमको एंटी लॉग E नॉट NF बाई 2.303 RT। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी इस पर क्वेश्चन ना ही बोर्ड में आता है, किसी भी बोर्ड में, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, बोर्ड, किसी भी बोर्ड में नहीं आता है, ना ही नीट में आता है और ना ही मेंस में आता है, एडवांस में आ सकता है। क्यों? ये देखो इसके लिए एंटी लॉग के लिए क्या है, तुमको जरूरत होता है लॉग टेबल का। बिना लॉग टेबल के जो है एंटी लॉग पे भी निकाल नहीं सकता, याद नहीं रह सकता है। लॉग टेबल ना ही बोर्ड में मिलता है, ना ही जेईई मेंस में मिलता है, और ना ही जो है मिलता है तुमको नीट में, इसलिए उसमें इस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लेकिन ध्यान रखो कि यही रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। अब आज जो है आगे पढ़ना है, थोड़ा सा याद कर लो, बताए थे कि जब मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, या चलो A प्लस बी छोड़, जो डेनियल सेल का रिएक्शन पढ़े हुए थे Zn प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ क्या बन रहा था यहाँ बन रहा था Zn2 प्लस प्लस Cu। जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट करते हैं। तो बताए थे सिंबल क्या होता है Q, और Q बराबर हो जाता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट इसमें कौन कौन है, प्रोडक्ट में तुमको जिंक, और कौन है कॉपर, और रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट तुमको है जिंक, और यहाँ पर कौन है कॉपर। अब बताए थे कि ये दोनों तो नॉर्मली 1 होता है, जो भी इलेक्ट्रोड है उसका कंसंट्रेशन से कितना माना जाता है 1। तो केवल क्या बचा Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, केवल यही बचाना। तो तुमको Q बराबर हो गया Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। लेकिन जब यहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब यहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है Kc का, वो मतलब ये जो Q है इसी को हम बाद में क्या बोलते हैं Kc बोल देते हैं। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, और इक्विलिब्रियम आ गया है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और उसका भी वैल्यू यही होता है। ठीक है, तो ये सब बात जो है ना पिछले क्लास में कर लिया। अभी इसी में आगे पढ़ना है, और आगे हम लोग को बात करना है गिब्स एनर्जी के बारे में। इस पर हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस पर आएगा भी तो आसान रहेगा। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, मान लो अगर आ जाए, अगर आज तक आया नहीं है लेकिन मान लो अगर आ जाए और लिखा रहे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन इतना है और कॉपर आयन का इतना है, तो E नॉट निकालने को पूछेगा जैसे निकाल सकते। लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अगर निकालने को पूछेगा तो ये लॉग टेबल देना पड़ेगा।
लॉग टेबल एग्जाम में नहीं मिलता। ठीक है, बिहार बोर्ड में लॉग टेबल देता है, किसी भी बोर्ड में लॉग टेबल नहीं देता है। तो इसीलिए जो है ये इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता है। कौन सा? हाँ तो वो तो है ही ना, आर टी बाई एन एफ को सॉल्व करेंगे तो उतना आ जाएगा। वो तो आर टी और एफ सबका वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.059 हो जाएगा। वो तो वही चीज़ है, बस वैल्यू रख दिया गया है। अब देखो, अब इसी में थोड़ा आगे पढ़ना है हम लोग को। आगे जो है पढ़ना है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी और नर्स इक्वेशन में क्या संबंध है। और देखो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि गिब्स एनर्जी का यूज करके नर्स इक्वेशन को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद एक बात समझो, ध्यान से समझना, एक बात समझो। सुना लो कि हम लोग डेनियल सेल पढ़े थे, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। डेनियल सेल में क्या पढ़े थे कि एक तरफ रहता है जिंक, एक तरफ रहता है, मतलब कि डेनियल सेल की और हम बात करें तो एक तरफ जो हाफ सेल है इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये तुमको रहता है जिंक सल्फेट, और दूसरी तरफ जो है जो हाफ सेल है उसमें रहता है तुमको कॉपर सल्फेट। इसमें जो है पढ़े थे कि रहता है जिंक का रॉड और इसमें रहता है कॉपर का रॉड, और ये दोनों ये बीच में रहता है सॉल्ट ब्रिज, और ये आपस में जुड़े होते हैं किसके हेल्प से, वायर के हेल्प से। ये सब पढ़ लिए थे। और देखे थे कि यहाँ पर जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर जो कि करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और करंट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ करता है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो डायरेक्शन दोनों कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और एक जिंक, मान लो यहाँ से एक जिंक टूटा तो कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 2। लेकिन देखो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे उसको, हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कभी भी केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजों बात नहीं किया जाता है, बड़ा बड़ी की बात किया जाता है। मतलब कि हम मान लो बोल रहे हैं कि एक कॉपर, तो यहाँ पर एक जिंक या एक कॉपर नहीं बोल रहे हैं, एक मोल जिंक और एक मोल कॉपर बोल रहे हैं। जैसे मान लो तुमको याद है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ना। तो 12 जो मास होता है कार्बन का, वो एक कार्बन का नहीं होता है, कार्बन के एक एटम का नहीं होता है, कार्बन के एक मोल का होता है। इस मान लो हम बोल रहे हैं कि जो ये जो रिएक्शन है डेनियल सेल में, कौन रिएक्शन होता है, Zn प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ क्या बन जाता है Zn2 प्लस प्लस Cu। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एक जिन एक कॉपर के आयन को रिड्यूस किया, ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे एक मोल जिंक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, एक मोल जिंक एक मोल कॉपर के आयन को रिड्यूस किया। बात समझे, हमेशा केमिस्ट्री में एक मोल का बात होता है, मोल में बात होता है, नंबर में बात नहीं होता है। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब यहाँ पर ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी जैसे मान लो तुमको पता है कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 नहीं होता है, ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास 16 होता है। और जहाँ भी कुछ भी लिखा हो, मान लो लिखा H2 O2 से रिएक्शन कर रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन करके वाटर का 2 एटम बनाया, ऐसे नहीं बोलेंगे, और वाटर का 2 मॉलिक्यूल बनाया, ऐसे नहीं बोलेंगे। और ये बोलेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर का 2 मोल बनाया, ठीक है। हमेशा मतलब मोल में बात होता है, मॉलिक्यूल या एटम में बात नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को हमेशा। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वर्क हो रहा है ना। अब वर्क इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में, इस यहाँ से निकाल के और इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने में वर्क हो रहा है। तो देखिए कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये इक्वल होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, सेल पोटेंशियल। तो चार्ज, चार्ज कितना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब बोला ना एक, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक फैराडे चार्ज होता है ना, बोले थे ना, तो बोले थे ना कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे चार्ज। और 1 फैराडे चार्ज किसके इक्वल होता है, 965 कूलम के बराबर होता है। कल पर बताया था कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको एक फैराडे चार्ज कहा जाता है। मतलब अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन गया तो एक फैराडे चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गया तो 2 फैराडे चार्ज, n मोल इलेक्ट्रॉन गया तो n फैराडे चार्ज। तो यहाँ पर लिखो चार्ज कितना है, चार्ज है NF, n फैराडे इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो सेल का E सेल है, E है पोटेंशियल जो सेल कितना है E। तो जो वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये किसके इक्वल हुआ, NF E सेल के इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, NF E सेल। अब मान लो कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में बोल दें तो इसी वर्डन को क्या बोल देंगे, NF E नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड में नहीं ना होगा, स्टैंडर्ड में बोल देंगे तो सब 1 मोलर ले लें तो इसी ई से को क्या बोल देंगे, ई नॉट से। ये तो बात हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। ये समझ में आया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब सेल वर्क कर रहा है ना, कोई भी चीज अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब वर्क किया जा रहा है, तो वही वर्क कितना हो रहा है वही हम निकाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये इक्वल होता है चार्ज, कि यहाँ से कितना चार्ज गया गुना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कितना चार्ज गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना हुआ उस पर, 1 फैराडे, 2 गया तो 2 फैराडे, n गया तो कितना हुआ, n फैराडे, और जो सेल पोटेंशियल कितना है E सेल, तो कितना हो गया NF E सेल, हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। पहले इसको लिखो, लिख लिया इसको। देखो तो यहाँ पर क्या निकला, वर्क डन निकला, कितना वर्क यहाँ पर सेल के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो अब हम लोग देखना है थोड़ा सा चेंज इन गिब्स एनर्जी के बारे में, डेल्टा जी। याद होगा कि जो डेल्टा जी होता है, बताया था शुरू में केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट क्लास में कि जो डेल्टा जी होता है ये हमेशा अगर पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स से याद होगा, नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि डेल्टा जी जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा कैसा होता है, निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव है मतलब कोई रिएक्शन हो सकता है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी जो है ये 0 है तो रिएक्शन किसमें होगा, ठीक है। देखो तो हम पढ़ रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन आता है इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। खैर डेल्टा जी क्या होता है, बस समझो जी क्या होता है, जी मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब बात है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ध्यान से समझना। कोई भी काम करने के लिए जितना यूजफुल एनर्जी हम लोग के पास या किसी भी रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट के पास, उसको कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। जो यूजफुल वर्क करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कोई भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है कोई वर्क करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। अब ध्यान दो कि जब कोई भी वर्क होगा तो उसमें एनर्जी खर्च होगा, तो अगर हम किसी भी एनर्जी में चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालें, गिब्स एनर्जी समझे क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। जितना फ्री एनर्जी प्रेजेंट है कोई वर्क करने के लिए उसी को क्या कहा जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का बात करें, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो बताओ कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। डेल्टा जी क्या होगा, G2 माइनस G1। तो जब कोई भी वर्क करेंगे, जब कोई भी रिएक्शन होगा और वर्क होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगा, घटेगा। कोई भी वर्क होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी घटेगा। एनर्जी घटेगा अगर तो पहले मान लो एनर्जी G1 था, बाद में G2 हो गया, तो G1 बड़ा था ना, एनर्जी घट गया ना, G2 इज लोअर देन G1, डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है कि कोई भी अगर वर्क होगा उसके लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल्टा जी कैसा होता है, उसके लिए निगेटिव होता है। अब देखो वैसे ही यहाँ पर वर्क हो रहा है, मतलब जो इसकी गिब्स एनर्जी है वो घट रही है, मतलब डेल्टा जी कैसा है, इसमें निगेटिव है। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव है,
डेल्टा जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन। डेल्टा जी कैसा होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन। जब भी कोई वर्क डन होगा तो गिब्स एनर्जी घटेगा, मतलब डेल्टा जी निगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर देखो वर्क डन कितना है? एन एफ ई से, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई से, नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो यही डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल्फ। बात समझे? पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क निकाले कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है सेल, तो सेल कितना वर्क कर रहा है तो वही निकाले। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, जितना वर्क सेल कर रहा है वो इक्वल होता है चार्ज, कितना चार्ज गया गुना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस सेल की क्या पोटेंशियल है, कितना चार्ज गया। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज गया 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज गया 2 फैराडे। मान लो n मोल इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना गया? n फैराडे, nf इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल कितनी है? ई सेल, तो वर्क डन कितना हो रहा है? nf ई सेल। मतलब कि ये जो सेल है वो कितना वर्क कर रहा है? nf ई सेल, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। हमेशा हम लोग केमिस्ट्री में जो है एटम की बात नहीं करते, नंबर की बात नहीं करते, मोल की बात करते हैं। तो n हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, f हो गया फैराडे चार्ज, और ई सेल हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो ई से जगह क्या लिख देंगे? ई नॉट सेल। फिर हम बताएं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो वर्क डन का निगेटिव होता है, तो वर्क डन है एनएफ ई सेल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एनएफ ई सेल। या फिर अगर हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करें तो जो स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी होगा इसको बोलेंगे चेंज इन गिब्स एनर्जी, और इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड चेंज इन। जहां भी स्टैंडर्ड शब्द आता है मतलब क्या होता है उसका? स्टैंडर्ड शब्द का मतलब होता है 1 मोल कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटीएम या फिर 1 बार प्रेशर, यही होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है क्लास 11th में, अगर पढ़े हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं पढ़े तो याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, और वो रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन होता है। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। आर क्या है समझ रहे हैं? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। क्यू क्या है समझ रहे हैं? क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। शुरू में ही बोले हैं कि जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट, उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, क्यू कहलाता है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा जी की वैल्यू कितना है? माइनस एन एफ ई सेल, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एन एफ ई सेल लिख सकते हैं ना। देखो डेल्टा जी की वैल्यू है ना माइनस एन एफ ई सेल, समझे ना? ये क्यू क्या है? क्यू हम कल भी बताए थे, मतलब पिछले क्लास में, आज ही बताएं कि क्यू और के। क्यू क्या है? जब रिएक्शन हो रहा है उस समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको क्यू बोलते हैं, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है तब जो रेशियो है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, केसी या के बोलते हैं। तो एन एफ ई सेल बराबर इसका जगह क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, देखो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ से हम थोड़ा माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई से इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट से, और ये माइनस कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा? माइनस ना होगा, है ना? होगा बोलो, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर हो गया माइनस आर टी एल एन क्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा? एन एफ ई सेल बराबर एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू होगा। अब क्या करो कि दोनों तरफ इसको लिख लीजिए ना। अब क्या करो कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो एन एफ से, ठीक है, बाय डिवाइडिंग
बाय डिवाइडिंग NF बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करना है, NF से बोलो डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डिवाइड किए, ठीक है, तो NF ई सेल और यहाँ पर NF डिवाइड कर देंगे तो NF कैंसिल, केवल क्या बचा है ई सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे NF कैंसिल, तो केवल क्या बच गया ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF, RT बाई NF ln क्यू। यही तो होता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसी को थोड़ा हम लिख देते हैं डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल के लिए रिएक्शन क्या होता है, अभी तो याद हो ही गया होगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस Cu। तो इसके लिए अगर हम Q लिखें तो Q क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा Zn2 प्लस इंटू Cu बाई Zn इंटू Cu2 प्लस। ये और ये कितना होता है 1, शुरू में ही बोले थे। तो Q बराबर कितना हो गया Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। इसको अगर यहाँ पर रख दें, मतलब फॉर डेनियल सेल, अगर डेनियल सेल के लिए हम बोले तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा E नॉट सेल माइनस RT बाई NF और ln, और Q की जगह क्या हो जाएगा Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। और यही तो हम शुरू में भी बोले थे कि इसी को क्या कहा जाता है, नर्स्ट इक्वेशन। यही जो इक्वेशन आता है इसी को कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया तुमको डेनियल सेल के लिए। तो खैर यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन डिराइव भी कर सकते हैं। फिर से देखिए कैसे हुआ। शुरू में हम बताएं कि जब सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सेल वर्क कर रहा है, तो वर्क निकाले हम, और हम बताएं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से हम चार्ज रखेंगे, चार्ज कितना था NF। उसे देखो ये हो सके पढ़े हुए नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में कि एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल इनटू, ये फॉर्मूला होता है। एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर। तो हम जो पोटेंशियल पढ़ना है वहाँ ही बताएंगे, फर्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो पोटेंशियल होता है इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वही चीज तो है, वर्क बराबर क्या है पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कितना है NF, n इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो, और सेल पोटेंशियल कितना है E। फिर हम बोले कि जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है वह वर्क डन के निगेटिव होता है। तो निगेटिव वर्क डन के है तो क्या हो जाएगा माइनस NF सेल हो जाएगा। ये आया था NF सेल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस NF सेल। ये हो गया तुमको एट गिवन कंडीशन। अगर एट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात किया जाए तो यहाँ ई की जगह क्या लिख देंगे E नॉट सेल, और डेल्टा जी की जगह क्या लिख देंगे डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी। उसके हम बोले थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन आता है। अभी इक्वेशन यहाँ का नहीं है, ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का है। अगर नहीं याद रहा तो याद रख लो कि इक्वेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। डेल्टा जी कितना है माइनस NF सेल, डेल्टा जी नॉट कितना है माइनस NF E नॉट सेल प्लस RT ln Q। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा NF सेल और यहाँ क्या बचा NF E नॉट सेल माइनस RT ln Q। फिर दोनों तरफ NF से डिवाइड कर दिए, तो ये तुमको हो गया E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT बाई NF और ln Q। इसी को क्या बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का पूरा एप्लीकेशन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, कैसे बनेगा, देख चुके थे। यहाँ से आएगा और कैसे ई सेल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब अभी हम डेनियल सेल के लिए लिखते हैं, तो डेनियल सेल के लिए Q क्या होता है, तो कल भी बताया, आज भी बताएं, कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट होता है उसका कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसको Q बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ गया तो इसी को क्या बोलेंगे K बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K या Kc बोलेंगे। तो Q बराबर ये है, Q की जगह यहाँ रखेंगे तो डेनियल सेल के लिए हम लिख देंगे। डेनियल सेल क्या होता है बोले थे ना कि एक तरफ जिंक है एक तरफ कॉपर है, तो डेनियल सेल बोलते हैं। तो माइनस RT बाई NF ln Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस।
तो यही था गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो जाएगा और शुरू होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पढ़ना कि इस चैप्टर में 2 चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइटिक भी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ये लगभग खत्म हो गया, इसको लिख लो, इस पर एक क्वेश्चन किया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, लिखना होता है क्या क्या दिया हुआ है, और तब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ई नॉट सेल दिया है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना है। ध्यान से देखो इधर, डेल्टा जी नॉट निकालना है, इधर देखो ध्यान से, डेल्टा जी नॉट निकालना है। हम लोग को अभी तक कुछ फार्मूला तो मिल ही गया है, जैसे एक फार्मूला मिला है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जिसको रट लेना। एक फार्मूला मिला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, और फार्मूला मिला है कि जब इक्विलिब्रियम रह जाता है तब ई नॉट सेल बराबर हो जाता है ई नॉट सेल हो जाता है आर टी बाई एन एफ एल एन के सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये सब फॉर्मूला हमको मिला है जो कि रट जाना है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन आता है, ये तो बड़ी सिंपल फॉर्मूला है। तो माइनस हम लोग यही तो निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालना है। तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल बराबर माइनस एन क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। बताओ यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर के पास गया है, दो मोल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं, 2 मोल का बात करते हैं। तो ये कितना हो गया 2। एफ क्या होता है, फैराडे चार्ज, और फैराडे में वैल्यू बोले तो कितना होता है 96478, या अप्रॉक्स किसी को कितना मान लेते हैं 96500 मान लेते हैं। ये हो गया 96500। और ई नॉट सेल जो है तुमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ई नॉट सेल, अच्छा कितना दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा ये 212300, ये जूल में आएगा। ठीक है, इसको अगर बताना चाहे किलो जूल में तो कितना हो जाएगा -212.300 किलो जूल। 1000 डिवाइड कर देंगे किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हुआ। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है इसी चैप्टर का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बारे में बात करना है। सेकेंड पार्ट इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, इसको लिख लो, बन गया था।